ढाका का गम अगर खत्म हो जाए तो उसका मतलब ये है कि हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को भुला रहे हैं। मैं तो आज भी गमे ढाका में मुब्तला हूँ और हर दिसंबर इस गम में शिद्दत आती है और ये सिलसिला बरसों से है और जब तक मैं जिंदा हूँ इस गम के साथ ही जिंदा रहूंगा। मैं नहीं जानता कि और कौन कौन से गम में मुब्तला हैं। क्या किसी को ढाका की याद है या नहीं है? क्या किसी को हर दिसंबर में अपने भाइयों की याद आती है या नहीं आती? मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन मुझे तो अपने बुजुर्गों की कुर्बानियां भी याद आती हैं और इसके बाद वतन को मुत्तहिद रखने के लिए खून बहाने वाले भी आंखों में रहते हैं। हम जुदा हुए हैं या हमें जुदा कर दिया गया, हमारी गलतियां थी या दुश्मनों की साजिश, दोनों सूरतों में हम जिम्मेदार तो थे। अगर हमने गलतियां की हैं तो उनका खमियाजा भुगत रहे हैं और अगर हम ये कहते रहें कि सकूते ढाका किसी साजिश का नतीजा है तो भी हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि साजिशों का तोड़ हमारी जिम्मेदारी थी और अगर हम ये नहीं कर सके तो हम अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कामयाब नहीं हो सके। 16 दिसंबर 1971 को जो हुआ सो हुआ, लेकिन तशवीशनाक अम्र ये है कि हमने इस बड़े सानहे से भी सबक हासिल नहीं किया। हम आज भी बहुत बेरहमी के साथ अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने में मसरूफ हैं। हमें किसी दुश्मन की जरूरत ही कहाँ है, हम खुद ही काफी हैं। हम अपने मफादात इतने बड़े हैं कि हम मुल्क तो कहीं बहुत पीछे रह चुका है। अपनी सियासी जमातों को देख लें, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब कर रहा है और न जाने कब तक करता रहेगा। क्या मुल्क के मसाइल ऐसे हल होंगे जब कोई सियासी जमात जाती मफादात से पीछे हटने के लिए ही तैयार न होगी? सबको इक्तदार चाहिए, सब ऐवान सदर, ऐवान वजीर आजम और सूबाई सतह पर अपने अपने गवर्नर और अपने अपने वज़राए आला चाहते हैं। ये काम जायज तरीके से हो या नाजायज, ये इक्तदार दुरुस्त तरीके से मिले या किसी भी गलत तरीके से इक्तदार में पहुंचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने ही मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि हम ठीक नहीं कर सकते या हमें ठीक करना नहीं आता। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम तामीर भी कर सकते हैं, लेकिन हुक्मरान तबका अपने कामों में लगा हुआ है। कोई इंतखाबात चाहता है, कोई नहीं चाहता। किसी को लेवल प्लानिंग फील का रोना है, किसी को सिलेक्शन का खौफ खाए जा रहा है। हम इन हालात में 16 दिसंबर के दुख को ताज़ा कर रहे हैं। मुझे डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने खत भेजा है। उन्होंने जो ख्वाब लिखा है वो दिल चीर लेने वाला ख्वाब है। गमे ढाका का दिन मनाते हुए ये खत गम में वाज़े तौर पर इजाफे का बाइस बना है। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चौधरी साहब, आपका कॉलम रोजाना पढ़ता हूँ। आपका मशकूर हूँ कि जब कभी आपको मैं लिखकर भेजता हूँ तो आप उसे अपने कॉलम का हिस्सा बनाते हैं। मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो हिजरत करके पाकिस्तान पहुँचा। आग और खून के दरिया से गुजरकर हम अपने वतन तक पहुँचे। 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 की दिहाई को भी देखता हूँ और आज 2023 में अपने इर्द गिर्द सब कुछ देख रहा हूँ। मुझे तकलीफ होती है कि मेरे मुल्क के अंदरूनी दुश्मन मेरे इर्द गिर्द ही है। मैंने पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेगा पाकिस्तान और इस जैसे सारे नारे सुने हैं। मैंने मुल्क को टूटते हुए देखा है और बहुत सारे अफसोसनाक वाकयात अपने सामने देखे हैं और बहुत सी तकालीफ बर्दाश्त की हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों में मैंने एक ख्वाब देखा जो मैं आपके कारीन तक पहुंचाना चाहता हूं। एक ऐसी जगह जहां लोगों का हजूम है, शायद कोई इज्तिमा है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है या फिर इज्तिमा है, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। क्या देखता हूं कि वहां कायदे आज़म मोहम्मद अली जना आते हैं और सब लोगों को बताता हूं कि बाबाए कौम आए हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना आए हैं, नारे लगाओ, बाबाए कौम का इस्तकबाल करो, उन्हें खुशामदीद कहो, लेकिन कोई तवज्जो नहीं देता। सब अपने अपने कामों में, बातों में लगे रहते हैं। जब से मैंने ये ख्वाब देखा है तो सोच रहा हूँ कि शायद लोगों ने जना के पाकिस्तान को भुला दिया है। लोगों ने मुंह फेर लिया है। उन्हें कुछ गर्ज नहीं कि बाबाए कौम आए हैं, उन्हें कुछ गर्ज नहीं कि ये मुल्क बाबाए कौम की अमानत है। बाबाए कौम की अमानत, ये मुल्क हमारे सामने मुश्किलात में घिरा हुआ है, लेकिन हम मुल्की मसाइल की बजाय अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। ये ख्वाब बताता है कि लोगों को अपने मुल्क में दिलचस्पी ना होने के बराबर हो चुकी है। चौधरी साहब, अल्लाह मेरे, आपकी, हम सब के मुल्क की हिफाजत करे, हमारे दिलों को बदल दे। जिन लोगों ने गुलामी नहीं देखी वो नहीं जानते कि कितनी सख्त तकलीफ दे और ना खत्म होने वाली सजा है। कश्मीर और फलस्तीन के हालात को ही देखकर हमें कुछ अकल आ जानी चाहिए, लेकिन अपनी अकल पर मातम ही कर सकते हैं। अल्लाह हम पर रहम फरमाए। आज ढाका को याद करते हुए डॉक्टर मुश्ताक अहमद का ख्वाब कारीन की खिदमत में पेश है। ये वो तल्ख हकीकत है जो इसका हमें सामना करना चाहिए। हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, आज़ादी की कदर करनी चाहिए और ये बड़ी नेमत है और इस नेमत का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो अंजाम पर नजर जरूर रखें। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने 9 दिसंबर 1972 को लिखा था, मेरे नजदीक सकूते मशरिकी पाकिस्तान का बुनियादी सबब ये है कि जिस इस्लाम और इस्लामी कौमियत की तस्वीर पाकिस्तान बना था, क़याम पाकिस्तान के बाद अव्वल रोज से ही उसको ताकत पहुंचाने और मजबूत करने से सिर्फ गुरेज ही नहीं किया गया, बल्कि उसकी जड़ों को रोज बरोज कमजोर किया जाता रहा है और दुश्मनों को इससे पूरा मौका दिया जाता रहा है कि वो बाकायदगी और तसलसल के साथ उसको काटते रहे। मशरिकी पाकिस्तान में खुद हिंदू काफी तादाद में मौजूद थे और अच्छे खासे ताकतवर थे। उनको पाकिस्तान का बनना सख्त नागवार था और इसको खत्म करने के किसी मुनासिब मौके को हाथ से ना जाने देना चाहते थे। मुसलमानों की जदीद तालीम याफ्ता तबका और उनके बहुत से शागिर्द मौजूद थे। उनके जहन हिंदू उस्तादों की तालीम और हिंदू मुसन्निफीन की बंगला लिटरेचर से पूरी तरह मुतासिर थे। हिंदुस्तान भी ये जानता था कि मशरिकी पाकिस्तान पाकिस्तान का कमजोर तरीन हिस्सा है और वहाँ इसे दो कौमी नजरिए को जिस पर पाकिस्तान बना है ज्यादा आसानी के साथ जग पहुँचाई जा सकती है। इस गर्ज के लिए क़याम पाकिस्तान के बाद ही कलकत्ता से ऐसा लिटरेचर बारिश की तरह बरसना शुरू हुआ जिस नजरिए की बयानी करने वाला था। इन सब लोगों को कोशिश ये थी कि बंगाली जुबान की बुनियाद पर मुसलमान बंगाल और हिंदू बंगाल को मिलाकर एक कौम बनाया जाएगा और इसके अंदर गैर बंगाली मुसलमानों और मगरबी
मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का जहर फैलाया जाएगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने एक दिन भी इस उभरते हुए खतरे को महसूस ना किया और ना इसकी तदराक की कोई फिक्र की। दरसगाहों में, सहाफत में और रसाइल की नशर व अशात में ये जहर फैलता रहा, मगर हमारे कार फरमाइयों ने तो ना तालीम के निज़ाम की इस्लाह की और ना ये देखा कि दरसगाहों में कैसे उस्ताद दर्स दे रहे हैं, और ना ये नोटिस लिया कि किस तरह के तलबा इससे तैयार होकर निकल रहे हैं। कुछ ज्यादा मुद्दत ना गुजरी थी कि मशरिकी पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि मगरबी पाकिस्तान उसे लूट के खा रहा है। इस सिलसिले में निहायत होशियार लोगों ने झूठे सच्चे आदाद शुमार मुरतब करके बड़े पैमाने पर फैलाए, जो कॉलेजों के तलबा और नए तालीम याफ्ता लोगों और सरकारी मुलाजमों की नोक जुबान पर चढ़ गए। बच्चे ने इसको रट कर रखा था, जिससे भी बात करने का इत्तफाक होता वो फरफर इनको सुनाना शुरू कर देता। हुकूमत पाकिस्तान को बार बार तवज्जो दिलाई गई कि इन आदाद शुमार की तहकीक करे, अगर इनमें कोई सदाकत है तो फौरन इन माशी और माली शिकायत की तलाफी की जाए जो वहाँ के लोग पेश करते हैं, और अगर वो झूठे आदाद शुमार हैं तो उनकी बर वक्त तरदीद करके सही आदाद शुमार शाया कर दे। मगर आखिरी वक्त तक इस प्रोपेगेंडे के मुकाबले में कोई मुस्तनद चीज शाया ही ना हो सकी। इसके बाद ख्वाजा नाजिमुद्दीन मरहूम की बैक बीनी और दो गोश्त निकालकर बाहर फेंकने, मोहम्मद अली बोगरा मरहूम के साथ जिल्लत आमेज बर्ताव करने, 1954 के दस्तूर की मंजूरी से पहले ही मजलिस दस्तूर साज को तोड़ डालने के वाक़यात पे दर पे पेश आए, जिनसे फितरी तौर पर मशरिकी पाकिस्तान के सियासी अनासर और तालीम याफ्ता लोगों ने ये तासुर लिया कि मगरबी पाकिस्तान के लोगों ने कुव्वत पर कलीना कब्जा कर लिया है और इसका सूबा महज एक मातहत कॉलोनी बनकर रह गया है। इस तासुर को 1958 के फौजी इनकलाब और अयूब खान की 10 साला आमिरियत ने ज्यादा मुस्तहकम कर दिया। मौदूदी साहब ने मजीद जो लिखा, कोशिश करूंगा वो आपकी खिदमत में पेश किया जाए।